हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 10वां पार्ट है और आखिरी पार्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न का। जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना रटे हुए याद करेंगे। तो पहला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न। इससे पहले वाले अगर आप 90 को प्रश्न नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा 2023 टॉपर बैच ज्योग्राफी का, जाकर आप पूरा वीडियो जो है वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पवन ऊर्जा कहे के मतलब कि हवा से जो है बिजली पैदा करना। ठीक है, तो उसी पे जो है एगो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखना है आपको कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उतना तो नहीं हुआ है जितना अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि भारत का कुल ऊर्जा खपत जो है उसका 6% ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा। फिर से जो है हमने के अपन लैंग्वेज में चलते हैं कि भारत जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, लेकिन उतना नहीं विकास किया है जितना अमेरिका और ब्रिटेन किया है। फिर भी विकास किया है। कैसे मान सकते हैं? तो भारत के जितना ऊर्जा खपत है ओकर 6% ऊर्जा जो है कहाँ से आता है? तो पवन ऊर्जा से आता है। अब पवन ऊर्जा की शुरुआत जो है 1990 में 1990 से जो है शुरू हुआ। अब तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है कि गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने के गन्ना के खेती करते हैं तो बढ़िया व्यवस्था का होना चाहिए खेत में। तो पहला देखिए, पहला कि खेत जो है उपजाऊ होना चाहिए, सिंचित होना चाहिए। सिंचित मतलब कि वो पटाने लायक होना चाहिए, जैसे कि पटाना कहने को पानी पटाना लायक यार। ठीक है, दूसरा कि वहाँ का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तीसरा कि मिट्टी जो है बलुई मिट्टी होनी चाहिए या गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अगर आप गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो 3 गो परिस्थितियाँ इंपॉर्टेंट है। पहला कि खेत जो है उपजाऊ होना चाहिए, सिंचित होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर जो है 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे होना चाहिए। तीसरा कि मिट्टी जो है बलुई मिट्टी होना चाहिए या गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। समझ गए? अब नेक्स्ट है कि प्रशासनिक नगर क्या है, उदाहरण दीजिए। प्रशासनिक नगर कहने का मतलब कि वैसन नगर, नगर मीन्स शहर, तो वैसा शहर जिसमें प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो उसी नगर को प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट होना चाहिए उस शहर में या नगर में, है कि नहीं? कलेक्ट्रेट ऑफिस होना चाहिए, यानी कि डीएम उस जिला में रहना चाहिए, उस नगर में होना चाहिए। वही नगर जो है कहलाएगा प्रशासनिक नगर कहलाएगा। तो वैसे नगर जिसमें प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होना चाहिए, जो इनमें हाई कोर्ट रहे, डीएम ऑफिस रहे, ओकरे हमनी के कहते हैं प्रशासनिक नगर। पटना में हाई कोर्ट भी है, डीएम ऑफिस भी है, तो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आएगा। दिल्ली भी जो है क्या है, उसमें भी जो है हाई कोर्ट भी है और वहाँ पे जो है क्या है, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी है कि नहीं? तो वो जो है प्रशासनिक नगर में आएगा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 94 नंबर, उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बउआ लगवाओ क्वेश्चन आया है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहे का मतलब कि हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? ग्राहक होता है। तो उपभोक्ता जो है, हम किसी दुकानदार से गए सामान खरीदें और हम उससे सामान खरीद के फिर हम किसी दूसरे से जो है बेच दिए तो हम कहलाएंगे उपभोक्ता वस्तु उद्योग। यानी कि वैसा उपभोक्ता जो किसी थोक विक्रेता से सामान खरीद के फिर उसी सामान को जो है किसी दूसरे से बेच देता है, वो कहलाता है उपभोक्ता उद्योग। जैसे में फुटकर व्यापारी, फुटपाथी व्यापारी, सब्जी वाला, फल वाला, ये सब जो है उपभोक्ता वस्तु उद्योग है।
नेक्स्ट है कि अनुदान क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से वो पूछले है, अनुदान क्या है। अनुदान मतलब होता है कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सहायता की जाती है, उसी को अनुदान कहा जाता है। जैसे जो है किसान लोगों को जो है, किसानों को जो है जब फसल हो जाता है, ख़त्म बर्बाद हो जाता है, तो सरकार द्वारा कुछ अनुदान दी जाती है। समझ गए अनुदान किसे कहते हैं। जब आपका जो है पूरा बनल बनावल सामान खराब हो गया तो सरकार जो सहायता करेगी उसी को हम लोग अनुदान कहते हैं। बहुत सारे, जैसे कि हम लोग जो हैं ये ज्योग्राफी का आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न का। इसमें लगभग 103 और लगभग 2-4 प्रश्न जो हैं आपके नोट्स में दिए गए हैं, जो आपको खुद बनाने हैं, आसान प्रश्न हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न कि सर इसका नोट्स भी जो है अवेलेबल कराया जाए। अवेलेबल का प्रोसेस जो है आपको अगर पीछे वाला वीडियो आप देखे होंगे तो मालूम होगा, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि हम जो है आपको दे क्या रहे हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चंस जो है शॉर्ट दे रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद जो है आपको 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे है कि नहीं ज़्यादा यहाँ पे। अब देखिए 30 जो है लॉन्ग दे रहे हैं क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इस सब जो है आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, इसको मत कहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहिए, काहे कि आप सेंटअप एग्ज़ाम से मिला लीजिएगा, पूरा जो है इसी से आया ही था, मेरे नोट से ही जो है पूरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही आया था। एक बार आप मिला लीजिएगा, ट्रस्ट होगा तो। अब जो बात है कि इसको जैसे लिया जाएगा कैसे, तो इसके लिए जो है 101 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। ठीक है, ज्योग्राफी के पूरे अगर आप नोट्स चाहते हैं 101 रुपीज़ पे करना होता है। अब प्रश्न एक बार है कि कहाँ पे करेंगे सर, तो एक नंबर है 9608339424, इसी नंबर पे पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास प्रोसेस है। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना डिटेल्स इसी नंबर पे फिर व्हाट्सअप करेंगे, आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा नोट्स। ठीक है, अब आते हैं हमने के पढ़े पे। देखिए बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है, क्यों है बताइए। बेंगलुरु को भारत का जो है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो बेंगलुरु में जो है सूचना प्रौद्योगिकी का जो है पार्क स्थापित किया गया है। आपको मालूम है सूचना प्रौद्योगिकी जहाँ से जो है लाइव टेलीकास्ट होता है, जहाँ पे सूचना से रिलेटेड सामान बनाया जाता है, ओकरा हमनी के कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। तो बेंगलुरु में जो है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है स्थापित किया गया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में जो है दूरसंचार होता है, मतलब कि टीवी पे जो है प्रसारण किया जाता है। उसके बाद जो है ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे होती है, फिर जो है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। इस सब में जो है सिलिकॉन तत्व के उपयोग ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे सिलिकॉन के परमाणु संख्या 7 होता है, तो परमाणु संख्या 14 होता है। तो केमिस्ट्री का जो है सिलिकॉन का उपयोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसीलिए बेंगलुरु का जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, या एक और नाम से हम लोग जानते हैं आईटी राजधानी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। एक और नाम है सिलिकॉन वैली भी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। काहे किया जाता है, काहे कहा जाता है, आप लोग समझ गए कि बेंगलुरु में जो है सिलिकॉन से संबंधित बहुत सारे सामानों का उपयोग किया जाता है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में, इसीलिए इसे बेंगलुरु को क्या कहते हैं हम लोग, सिलिकॉन सिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि स्वेज नहर के महत्व को लिखें। एक दो बार हो सकता है ये प्रश्न हम आपको बताए होंगे, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं कि स्वेज नहर के महत्व को लिखें। यानी कि स्वेज नहर का महत्व क्या है। तो स्वेज नहर के महत्व को हम इसी बात से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग भारत का 12% व्यापार जो है स्वेज नहर के द्वारा ही होता है, और पूर्वी और पश्चिमी देशों से व्यापार के लिए स्वेज नहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग भी है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वेज नहर का महत्व कितना है। लिखेंगे कैसे, तो स्वेज नहर का महत्व का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत का लगभग 12% व्यापार जो है स्वेज नहर के द्वारा ही होता है, पूर्वी और पश्चिमी देशों के द्वारा।
अब नेक्स्ट है कि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले प्रमुख सामानों का उल्लेख करें। ऐसे सामान के नाम बताना है जो भारत किसी दूसरे देश को जो है देता है, ठीक है, या लेता है। आयात होता है और एगो निर्यात होता है। आयात मतलब कि आना और निर्यात मतलब कि जाना होता है। तो आयात करने वाली वस्तुओं के बारे में जो है आपको बताना है। तो भारत जो है आयात किए जाने वाले प्रमुख वस्तु कौन कौन से हैं, तो आपको हम बता दें कि सोना है, कीमती पत्थर है, पेट्रोलियम है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नोट्स में देखिएगा, लिख लीजिएगा आप एक बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 99 नंबर, पश्चिम बंगाल में जूट की खेती का वर्णन करें। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती का वर्णन के बारे में हम बताएं तो भारत का लगभग 50% जूट का खेती जो है पश्चिम बंगाल से ही होता है। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जैसे कि झरिया, रानीगंज, इस सब में जो है 85% जगह ज़मीन पे जो है खाली जो है जूट के खेती होता है। 15% पे आदमी रहते हैं, 85% इन जिलों में जो है जूट की खेती होता है। और भी बहुत सारे ज़िले हैं, हम आपको बता देते हैं। दार्जिलिंग, जवाईपुरी, वर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सभी ज़िलों में जो है 85% ज़मीन पे खाली जो है खेती होता है जूट के। यही से जो है पश्चिम बंगाल में 50% भारत का कुल जूट उत्पादन जो है वजह से होता है पश्चिम बंगाल से। या आप आराम से लिख सकते हैं। अब जो है 100 नंबर क्वेश्चन कि उपग्रह संचार क्या है, इसके लाभ बताएं। उपग्रह संचार का एक मतलब कि वैसा संचार जिसका जो है प्रसारण उपग्रह के माध्यम से होता है, यानी उपग्रह के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार का जो है भेजना या लाना का कहलाता है, उपग्रह संचार कहलाता है। अब बताइए कि उपग्रह संचार के लाभ क्या हैं। उपग्रह संचार से लाभ ये है कि पहले जो है तार वाला टेलीफोन चलता था, अब जो है बिना तार वाला मोबाइल आपके हाथ में है कि नहीं। दूसरा है कि पहले टीवी जो है कैसे चलता था, अब टीवी जो है बिना कनेक्शन, जैसे पहले टीवी चलता था वाइट कलर वाला, लेकिन उपग्रह संचार का जो है विकास जैसे जैसे हुआ है टीवी में भी वैरायटी आया है कि नहीं। फिर उसके बाद है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में जो है आसानी हुई। अब कोनो से बात करे ला रहता है, मैसेज करता है, आप व्हाट्सएप पे तुरंत लिखते हैं, चल जाता है। पहले आपको चिट्ठी लिखना होता था, डाक में जाके डालना होता था, तब होता था। तो उपग्रह संचार के ये सब जो है लाभ है। अब है कि मेट्रो रेलवे क्या है। मेट्रो के बारे में आप सुने होंगे। मेट्रो रेलवे को जो है हम लोग भूमिगत रेल भी कहते हैं, यानी कि वैसा रेल जिसका परिचालन जो है जमीन के अंदर सुरंग के माध्यम से किया जाता है, उसी रेल को मेट्रो रेल कहते हैं। ठीक है, मेट्रो रेल जो है भूमिगत रेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब जो है बहुउद्देशीय योजना का क्या लाभ है, तनी बताइए बहुउद्देशीय योजना का लाभ क्या है। चलिए बहुउद्देशीय योजना का जो है हम लोग लाभ आपको बताते हैं। पहले समझिए कि बहुउद्देशीय योजना क्या है। बहुउद्देशीय योजना जो है वैसे योजना को कहा जाता है सरकार द्वारा एक ही साथ कई योजनाओं का जो है जब उद्घाटन किया जाता है या शुरू किया जाता है, उसी को हम लोग बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। बहु मतलब कि बहुत सारा, तो एक ही योजना के साथ बहुत सारी योजनाएं या एक ही योजना में बहुत सारा उद्देश्य होता है, तो उसी को हम लोग बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। बहुउद्देशीय योजना का लाभ है कि एक ही साथ जनता को जो है बहुत सारे जो है लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि सरकार की जो है इसमें समय की बचत होती है। बहुत सारे इसके लाभ हैं जो आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि वृद्धि एवं विकास के मध्य क्या अंतर है, आप बताइए थोड़ा। वृद्धि और विकास के अंदर जो है बहुत सारे अंतर हैं, हम आपको बताते हैं। तब वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि को जो है आप माप सकते हैं, लेकिन विकास जो है मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। वृद्धि कहे का मतलब कि जैसे कि हमारे शरीर के वृद्धि हुआ तो हमारे शरीर में जो है लंबाई का जो है वृद्धि हुआ, लेकिन हम बोले कि हमारे शरीर का विकास हुआ है तो लंबाई का विकास नहीं हुआ है। हो सकता है दिमाग का विकास हुआ होगा।
नेक्स्ट है कि वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वृद्धि जो है घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन विकास जो है सिर्फ धनात्मक होता है भाई, है कि नहीं। तो ये सब अंतर जो है इन दोनों में है। अब बताइए कि इनमें से कौन ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया और आसान भाषा, इससे आसान हमें नहीं लगता कि हम आपको समझा पाएंगे, तो समझ में आया होगा। तो ये वो रिक्वेस्ट होता है कि आप इसको शेयर कीजिए कि किसी भी टॉपिक को जो है, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसान भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं, लोगों को बताइए। और वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।